रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, ब्रेक डाउन होना फूड का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। जैसे हम तो खाना खाते ही है, अगर हम ऑक्सीजन साथ में लेते हैं तो उस खाने से तब जाकर निकलती है एनर्जी, उसको हम बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड से एनर्जी निकल जाती है, या फूड का होता है ब्रेक डाउन उस सबब से कि उसको ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीडेशन उसको हो जाती है फूड को, है ना। तो यहाँ पे जैसे हम पढ़ रहे थे आज तक फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, इक्वेशन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक जो है प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिव्स व्हाट, C6H12O6 प्लस 4 प्लस ऑक्सीजन, है ना, प्लस, और क्या मिला था हमें, ATP। अब यहाँ पे उल्टा करना है, यहाँ पे जो हमारा C6H12O6 है वो क्या होता है, यानी कि ग्लूकोज, उसको होती है ऑक्सीडेशन खाने को, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ब्रेक डाउन, बनाता क्या है वो, निकालता है वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्लस बन जाता है ATP यहाँ पे, है ना। वो जो ATP यहाँ से निकलता है ना, वही लग जाता है यहाँ पे, कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि हम जानते हैं ना फोटोसिंथेसिस में लगता भी ATP है और निकलता भी ATP है वहां से। ठीक है, ये चीज समझना है। तो असली ATP फॉर्मेशन कहाँ होती है, असल ATP फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है रेस्पिरेशन के अंदर, या फोटोसिंथेसिस में भी ATP फॉर्मेशन हो जाती है, इन व्हाट, इन क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, क्योंकि रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लोरोप्लास्ट में क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस, तो हम देखते हैं अभी था बेसिक कुछ। देखिए, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है, व्हाई इज ब्रीथिंग एसेंशियल, पहली बात यह है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है एनर्जी अपनी लाइफ एक्टिविटीज करने के लिए, चाहे ग्रोथ होगा, ट्रांसपोर्ट, रिप्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल्स जो ट्रांसपोर्ट होता है, या सेल डिवीजन, इस सब के लिए चाहिए होता है एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आती है, वो आती है फूड से। तो फूड इटसेल्फ उसका डायरेक्टली यूजेबल वो नहीं होता है, फूड खाया तो मिल गया एनर्जी, नहीं। केमिकल एनर्जी स्टोर जो फूड में होती है मस्ट बी रिलीज्ड इनसाइड सेल्स। जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, ठीक है, वो किस में होती है, फूड के अंदर। वो केमिकल एनर्जी बनती किससे, शाबाश, फोटोसिंथेसिस से। इसलिए हम पढ़ते हैं पहले फोटोसिंथेसिस, फिर पढ़ते रेस्पिरेशन। तो उस फूड के अंदर जो एनर्जी होती है उसको रिलीज करना होता है सेल के अंदर। तो इसी को बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर हो जाती है, कि हम फूड से निकाल देते हैं केमिकल एनर्जी और घुसाते कहाँ पे, सेल्स के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ ATP, कहते हैं स्टोर एनर्जी को। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, जाहिर सी बात है, बेसिक से पढ़ते आ रहे 10th क्लास से। ऑक्सीडेशन यानी कि ब्रेक डाउन होता है फूड का इनसाइड हमारी सेल्स, वहां से निकल जाती है एनर्जी। तो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है वो ग्लूकोज ही होता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब क्या हो गया, मैं देता हूँ नोट्स ऐसे ही, ठीक है, इस पे जो मैं लिखता हूँ ना, ये मैं रखूंगा, ये लेके आपको नोट्स, ताकि आपको थोड़ा हाईलाइट करके वहां से होगा, आपको फिर मसला नहीं हो जाएगा। तो ग्लूकोज जो होता है वो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट क्या होता है ना, सबस्ट्रेट क्या बन जाता है बाद में, प्रोडक्ट। जब सबस्ट्रेट क्या मिल जाता है, एंजाइम। तो सबस्ट्रेट ही होता है ना पहले, उसको बन जाता है बाद में प्रोडक्ट, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज, जिस पे काम हो रहा होता है, उसे बनता क्या बाद में, ग्लूकोज से बनती है एनर्जी, निकल जाती है उधर से। तो वो यहाँ पे होता है मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। या बाकी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी हो सकते हैं, जैसे फैट्स का ब्रेक डाउन भी हो सकता है, प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक एसिड्स का भी ब्रेक डाउन होता है, सिर्फ ग्लूकोज का नहीं होता है, मतलब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ जो है ऑक्सीजन को हम नहीं बोलते रेस्पिरेशन, बाज़ ज़ात होती है फैट्स की ब्रेक डाउन भी, या प्रोटीन्स की, या ऑर्गेनिक एसिड्स की भी, लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशंस। तो इन शॉर्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, of what, of food, या breakdown of food inside cells to release energy is called as respiration। अब डेफिनेशन क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन की, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है जिस मौके पे जो CC बॉन्ड्स होते हैं, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, तो उनकी ब्रेकिंग हो जाती है बाय ऑक्सीडेशन इनसाइड द सेल्स। असल में क्या होता है, जब सेल्स में हो रही होती है क्या ऑक्सीडेशन, उसमें क्या हो रहा होता है असल में, बेसिकली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो होते हैं वो टूट रहे होते हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय ऑक्सीडेशन इनसाइड सेल्स। जो वहाँ पे सेल्स पहुँच जाते हैं, सेल्स तक पहुँच जाता है ऑक्सीजन, तो उस ऑक्सीजन से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, निकल जाती है एनर्जी। इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन याद रखनी है,
सेलुलर रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ इनसाइड सेल्स हो जाती है, और इसको एंजाइम कंट्रोल कर देता है। इसका एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है जहाँ पर रिएक्शन की कैस्केड पढ़ते हैं हम, एक लंबी रिएक्शन होती है। एनर्जी रिलीज हो जाती है ग्रेजुअली, ना कि अब्रप्टली। ग्रेजुअली मतलब सोडियम स्टडी, आहिस्ता आहिस्ता। एनर्जी इज ट्रैप्ड एज एटीपी, जो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम समझेंगे डिफरेंस क्या होता है बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, जो बोर्ड बोर्ड में सवाल पूछते हैं, 10th में भी ऐसे सवाल आते हैं ना। ब्रीथिंग मतलब क्या होता है? इनहेलेशन और एक्सेलेशन मैंने किया ना, इनहेल एक्सेल। तो ब्रीथिंग इज नथिंग बट ए फिजिकल प्रोसेस। लेकिन जो मैंने ब्रीथ किया, ये इजिली ऑब्जर्वेबल है। इट्स वेरी इट्स वेरी कॉन्स्पिक्यूअस, इट्स वेरी एविडेंट। बट जो अंदर से बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा होता है, जिससे जो मैंने खाना खाया है मुझे उसे एनर्जी मिल जाती है, तो वो आप नहीं देख सकते। वो होता है बायोकेमिकल प्रोसेस, ना कि फिजिकल प्रोसेस, जहाँ पे एंजाइम वगैरह का मसला होता है, जहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। और ये क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लिया मैंने ऑक्सीजन, निकाला मैंने क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा होता है? यहाँ पे हो रहा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रेस्पिरेशन के अंदर, है ना। ब्रीथिंग क्या होती है? लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कहाँ घुसाते हैं? लंग्स। फिर लंग्स बाद में कहती है ना, और पंप किसको हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। पहुंचाते क्या है उसको? वैसे हम प्लांट्स का ही पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। पहुंचाते हैं खून में इसको। तो लेकिन जो ऑकर हो जाती है लंग्स के अंदर या स्टोमेटा के अंदर, इनसाइड व्हाट, इनसाइड लीव्स, लंग्स में क्या हो जाती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसको बोलते हैं ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन लंग्स में नहीं हो जाती, समझना है। ये होती है कहाँ पे? इनसाइड सेल्स। उसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। ये ब्रीदिंग में एटीपी नहीं बन जाता। एटीपी बनना इतना आसान नहीं है। वो देखना, रिलीज होती है एनर्जी ग्रेजुअली, ऐसा नहीं है सांस से तो पूरी एनर्जी आ गई एक साथ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ग्रेजुअली चलता है। तो यहाँ पे एटीपी नहीं बन जाता है, यहाँ पे एटीपी बन जाता है। ये क्या होता है? ये होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। और ये क्या होता है? ये होता है इंटरनल प्रोसेस। तो ये हमने देखा बेसिक फर्क बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अब चलते हैं नीचे। सोर्स ऑफ फूड क्या होता है इन ऑर्गेनिजम्स? नंबर एक बात, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में सोर्स ऑफ फूड क्या होता है? वो करते हैं प्रिपेयर फूड को बाय फोटोसिंथेसिस। इनके होते हैं ऑटोट्रॉप्स, अपना खाना खुद ही बनाते हैं। वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। लाइट की प्रेजेंस में खाने को बायोकेमिकल प्रोसेस से बनाना। तो वो जो लाइट एनर्जी को स्टोर कर कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, वो होती है ग्लूकोज के अंदर स्टोर, या सुक्रोज के अंदर, या स्टार्च के अंदर। अब इसी ग्लूकोज सुक्रोज या स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ बोलेंगे C6H12O6 को, जब हम करवाते हैं क्या, अब पहले देखेंगे हम ये ना, पता ही ना वो ये क्या है, ये रेस्पिरेशन इक्वेशन, 6CO2 प्लस 6H2, राइट एरो ऐसे करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस 6O2, तो पता है। लेकिन अब देखिए आप, नीट के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? वो ये है कि नॉट ऑल प्लांट्स सेल्स फोटोसिंथेसाइज। बात समझनी है। सिर्फ ग्रीन सेल्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस करती है। प्लांट की हर कोई सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। कुछ सेल्स होती है जिनको बोलते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स, या उनकी जमात को बोलते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज। जैसे रूट्स के अंदर नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज होते हैं, या इनर स्टेम टिश्यूज जो होती है, या सीड्स के अंदर जो टिश्यू होता है, या जो फ्लावर के अंदर टिश्यू होता है, वो क्या होता है? नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू। ये पार्ट डिपेंड करते हैं ऑन फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीफ। जो लीव करता है फूड ट्रांसपोर्ट इन तक, थ्रू व्हाट? थ्रू फ्लोएम, PHLOEM, वो भी आप जानते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू। कहाँ होता है वो? रूट्स में, इन स्टेम टिश्यूज में, सीड्स में, फ्लावर में। बल्कि मीजोफिल सेल्स जो होती है, जो लीफ की सेल्स होती है, मीजोफिल सेल्स, वो करती है क्या? उनमें होता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, मीजोफिल सेल्स या बंडल शीथ सेल्स है, वो आप जानते हैं। वहाँ होता है क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे उसके अंदर हो जाती है फोटोसिंथेसिस। बाकी आप सब जानते हैं, हमने पढ़ लिया है। अब एनिमल्स कैसे अपना करते हैं खाना ऑब्टेन? हम जानते हैं वी आर नॉट ऑटोट्रॉप्स, वी आर हेट्रोट्रॉप्स, वी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर आवर फूड। तो वो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड़ों के ऊपर। हर्बीवोर जैसे एग्जाम्पल आती है, वो डायरेक्टली खाते हैं प्लांट को, जैसे काउ डियर खाती है। कार्निवोर जो होते हैं वो खाते हैं हर्बीवोर को। तो वैसे एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। मैं इसमें डेप्थ नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें पढ़ना है, और इकोलॉजी में पढ़ना है ये चीज़। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पे पलते हैं। डेड मतलब मरा हुआ, डिकिंग मतलब जो खराब हो, सड़ जाता है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मैटर होता है, चाहे प्लांट्स या एनिमल्स।
तो उसको जब वो खराब हो जाता है, मर जाता है, तो उस पे वो फीड करते हैं। अगर वो होते नहीं तो दुनिया में क्या होता है? होता है ना पोल्यूशन बहुत ज्यादा, तो वो लोग कितने अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या आती है? फंजाई। अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड क्या है, ये आप जानना चाहिए आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारा जो अर्थ पे खाना आता है वो असल में आता है फोटोसिंथेसिस से। अगर प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाएंगे तो हर्बीवोर कैसे खाएंगे प्लांट को? अगर हर्बीवोर नहीं बचेंगे तो कार्निवोर कहाँ से बचेंगे? पूरा ट्रॉफिक, इसको बोलते हैं ट्रॉफिक कैस्केड, क्या बोलते हैं? देन ट्रॉफिक कैस्केड विल हैपन। ट्रॉफिक कैस्केड मतलब पूरा ट्रॉफिक साइकिल जो है, या जो पूरा जो फूड वेब, फूड चेन है, वो पूरा डिस्टॉर्ट हो सकता है अगर क्या हो जाएगा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो लाइट एनर्जी को या सोलर एनर्जी को होते हैं कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी, वो तो फोटोसिंथेसिस होता है ना, तब जाके होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बाकी बाकी जो पलते, वो पल रहे होते हैं डायरेक्टली प्लांट पे, या तो प्लांट पे जो पल रहे होते हैं उन पे वो पल रहे होते हैं, या जो उन पे पल रहे होते हैं उन पे वो पल रहे होते हैं। यानी आप पढ़ेंगे सब, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिस्ट्री कंज्यूमर या प्राइमरी प्रोड्यूसर, वो आप देखेंगे सारा कहाँ पे? इकोलॉजी के अंदर। इकोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वहाँ पे कैसे एबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, और वहाँ पे कैसे इंटरेक्शन करती है स्पीशी आपस में, कैसे रहते हैं इन एन इकोसिस्टम, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। वो हम सब देखेंगे, कौन किस पे डिपेंड करता है, वो तो बचपन से पढ़ा है आपने खाने के बारे में। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, हाँ। हर्बीवोर्स प्लांट को खाते हैं, कार्निवोर्स हर्बीवोर खाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस बेस होती है ऑफ एनर्जी फ्लो। एनर्जी निकलती है प्लांट से, जाती है यहाँ, फिर जाती है यहाँ, फिर जाती है यहाँ। और अकॉर्डिंग टू लिंडमैन का लॉ, जो 10% लॉ है, वो बोलता है कि 10% ही एनर्जी सिर्फ आगे चलती है। अगर प्लांट पकड़े फॉर एग्जाम्पल 1000 किलो कैलोरी मतलब एनर्जी ले रहा है, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना, हर्बीवोर्स वो इसका 10% यानी कि 100, फिर उसका और 10% हो जाएगा, वो कितना हो गया? 10। और 10% कितना हो गया? एक। ऐसा हो जाता है। इकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे सब। अब साइड ऑफ रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन कहाँ पर हो जाती है? देखिए, यूकैरियोटिक सेल्स जहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है, वहाँ पे एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, वो ग्लाइकोलाइसिस जो है, वो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर हो जाता है। तो इस ग्लाइकोलाइसिस को हम पढ़ेंगे अच्छे से। और एक क्रेब्स साइकिल हम पढ़ेंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है। तो इस लिहाज से वहां पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमें पढ़नी है, ईटीसी। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसको क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन, और क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन। इसमें होता है ना दो मेम्ब्रेन। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन के अंदर होता है ये, उसमें होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वहीं पे आप पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ग्लाइकोलाइसिस जो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म। ये थोड़ा बेसिक्स हम देख रहे हैं फिलहाल। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो जाती है? शाबाश, वो होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो जाती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जहाँ पे क्या बन जाते हैं? ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट कर देता है ना, फिर वहां पे पढ़ लिया था हमने वो सब कुछ। रेस्पिरेशन सिर्फ क्लोरोप्लास्ट, रेस्पिरेशन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं, बल्कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है ना, वहां से डिफ्यूज आउट कर जाता है क्या? ऑक्सीजन। क्लोरोप्लास्ट निकल जाता है, वो सब पढ़ा है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो वहाँ पे होती है, जहाँ पे हमने देखा कैल्विन साइकिल के बारे में, और हैच एंड स्लैच पाथवे के बारे में, C3 and C4 साइकिल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ तो पता ही है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल हो जाता है। इतना पता होना चाहिए। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जिनसे बन जाता है बाद में ऑक्सीजन, ठीक है, वो क्या क्या यहाँ पे होते हैं, वो हम देखते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो यहाँ पे होता है, सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड, जो है यहाँ पे क्या बन जाता है बाद में? यहाँ बाद में बन जाता है ना, ऑक्सीजन निकल जाता है, और यहाँ पे निकल जाता है, सॉरी, ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाता है, निकलता है क्या? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकल जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जिस पे होती है रिएक्शन, जिस पे होती है ऑक्सीडेशन, उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड जो हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन लग जाता है रेस्पिरेशन के दौरान, उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और मेन सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज।
या प्रोटीन भी हो सकता है, फैट्स और ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकते हैं अंडर स्पेशल कंडीशंस। मेनली यहाँ पे ग्लूकोज ही क्या होता है, मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जिसको हो जाती है ऑक्सीडेशन, तो उससे क्या निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस, असल बात ये एटीपी, क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी देने वाला प्रोसेस, जिससे सेल्स पे एनर्जी पहुंच जाती है। अब ग्लूकोज को आप क्यों प्रेफर करते हैं, वाई ग्लूकोज इज प्रेफर्ड? क्योंकि ग्लूकोज इजीली अवेलेबल होता है, पहली बात, इजीली ऑक्सीडाइज होता है, जल्दी होता है ऑक्सीडेशन इसकी, और ये बनाता है क्विक एनर्जी, क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी वहां पे बन जाती है। सर पॉइंट नंबर 9 10 रिपीट करिए। अच्छा 9, हाँ। अच्छा 9 देखिए, 9 जो है ना, ये आपको समझ नहीं आएगा अभी, ये बस हम नाम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब आगे पढ़ना है हमें। ग्लाइकोलाइसिस एक बड़ा प्रोसेस हम पढ़ेंगे वहां पे, पूरे साइकिल पढ़ेंगे हम इसका। तो इन शॉर्ट आप रखिए याद, रेस्पिरेशन जो है इसमें ग्लाइकोलाइसिस जो होता है एक प्रोसेस, वो होता है साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, जो न्यूक्लियस के बाहर इलाका होता है। और साइट ऑफ रेस्पिरेशन होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। लेकिन वो हम देखेंगे ऐसे कि वहां पे इनर माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड वाले मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन जाती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो वो होता है कहाँ पे, वो हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो इस एतबार से रेस्पिरेशन जो है, जहाँ पे दो प्रोसेस हो सकते हैं, एक तो ग्लाइकोलाइसिस जहाँ पे हो जाता है रेस्पिरेशन के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और क्रेब्स साइकिल जो होता है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट जगह होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस occurs in the cytoplasm of the cell, while Krebs cycle occurs in the mitochondria of the cell. So we say that respiration occurs mainly in cytoplasm and mitochondria. लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जो फोटोसिंथेसिस है, खाना बनना है, वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होता है, और उधर से क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में निकल जाते हैं ऑक्सीजन, है ना, तो हम जानते हैं। आगे कहा था 9 और 10 का ना रिपीट, 9 प्लस, हाँ 10। 10 वाला हमने क्या कहा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब मुझे रेस्पिरेशन करनी है, करूँगा किस चीज़ की, मुझे लेना ऑक्सीजन, करूँगा किसको, रेस्पायर, अपने जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करवाऊंगा ऑक्सीजन अंदर लेने से। तो जब मैंने ऑक्सीजन अंदर लिया बाय ब्रीथिंग, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है, अंदर से मुझे बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा होता है, जो बहुत ग्रेजुअल होता है, जिसमें एनर्जी निकलती है ग्रेजुअली, उसको हम बोलते हैं क्या, रेस्पिरेशन। वो होता है किस पे, वो जिस चीज़ पे हो जाता है ना, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट होता है ना, उसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम मिलता है विद सबस्ट्रेट, तब जाके बनता है क्या, प्रोडक्ट। और बाहर एक एंजाइम अलग हो जाता है, वो यूज अप नहीं हो जाता है, बस वो अपना काम कर देता है। तो उसी एतबार से मैंने कहा, जो ग्लूकोज होता है उस पे एक्ट करता है ऑक्सीजन, तो हम बोलते हैं ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ग्लूकोज इज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बट नॉट ओनली ग्लूकोज कैन बी प्रेजेंट इन दिस प्रोसेस, sometimes protein can also be oxidized for energy release, sometimes fat can also be oxidized for energy release, sometimes organic acid can also be oxidized for energy release. But why do we prefer glucose? Because it's easily available, it's easily oxidized, and it produces quick energy. प्रोटीन भी करता है एनर्जी प्रोड्यूस, फैट भी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। ये कहता है तेज, ग्लूकोज खा दिया, जिसना पड़ता है, जब फॉर एग्जांपल इंसान को, इंसान खा नहीं पा रहा होता है, जाता है अस्पताल, वहाँ क्या भरते हैं, ग्लूकोज भरते हैं ना, वो क्यों नहीं भरते प्रोटीन सीधे ही, वो क्यों नहीं भरते प्रोटीन, वो क्यों नहीं फैट भरते, उनको पता होती है कि ग्लूकोज है, वो जल्दी बॉडी यूज करती है, खून में डाल दिया, हो गया वो यूटिलाइज। तो ये मसला होता है। और हम भी ज़्यादा क्या खाते हैं, हम ज़्यादा खाते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स ही। सुबह चाय पी तो उसमें क्या होता है, रोटी, वो क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट। फिर भात खाते हो, वो भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कश्मीरी को ना आदत गंदा, हम लोग खाते ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, इतना नहीं खाना चाहिए ना। बाकी बाकी प्रोटीन वोटीन हम बहुत कम खाते हैं, दूध अंडे वंडे मत, उस लेवल का खाते हैं हम। तो हमें खाना चाहिए बैलेंस डाइट, फिट रहने के लिए ना, ये ज़रूरी होता है। बोलते हैं जैसे इंसान खाता है वो वैसे ही बन जाते हैं। और जंक फूड बहुत अवॉइड करना चाहिए, अल्लाह की कसम। जंक फूड इतना मुज़र है कि जितना दिखाते नहीं है, मतलब जिस एतबार से ये मुज़र है, जितनी बीमारी ऐसे हो जाती है, वो उसके बारे में कोई आवाज़ उठाता ही नहीं है, क्योंकि पता है जो आवाज़ उठाएगा उसको मसला कर सकते हो कंपनी वाले। ये बहुत ज़्यादा मुज़र है, ये कभी नहीं खाना चाहिए। मैंने छोड़ दिया खाना लगभग 1 साल से, खतरनाक तरीके से, वरना इंसान बहुत सेहत से पीछे जा सकता है, सेहत से हाथ खो बैठा सकता है। अच्छा उसके बाद एनर्जी रिलीज जो हो जाती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एनर्जी इज नॉट रिलीज सडनली, हम जानते हैं ये चीज़। क्योंकि पता है क्यों, अगर सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है ना एट वंस, तो सेल्स बर्न हो जाती है।
बोलेंगे इतनी एनर्जी निकल रही है, हम जल ही जाएंगे इस एनर्जी से अब। और खतरनाक हीट हो सकती है प्रोड्यूस। मत आसान चीज़ है, एनर्जी निकालनी है फूड से। और सेल डैमेज हो सकती है। तो इसीलिए जो रेस्पिरेशन होती है ये हो जाती है इन अ स्मॉल एंजाइम कंट्रोल्ड स्टेप्स। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स होते हैं, एंजाइम कंट्रोल्ड होते हैं। एंजाइम कंट्रोल करते हैं और चेक पॉइंट्स आ जाते हैं, इसको बोलते हैं चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स और कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करते हैं, आहिस्ता चलो आहिस्ता, कोई बात नहीं है। खतरनाक मसला है, हमें निकालना ऑक्सीजन। एक साथ निकालेंगे तो सेल जल सकती है पूरी। खतरनाक हीट निकल सकती है। और वो ही डैमेज करती है सेल को। तो इसलिए द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेस्पिरेशन occurs इन स्मॉल एंजाइम कंट्रोल स्टेप्स। इस चीज़ से क्या होता है? कंट्रोल्ड एनर्जी रिलीज। एंड दिस कंट्रोल्ड एनर्जी रिलीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है अंदर से जो बॉडी हमारी होती है वो बैलेंस में रह जाती है। जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं वो कंट्रोल्ड रह जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में रह जाती है। और हम बिल्कुल क्या रहते हैं? अच्छे रहते हैं, फिट रहते हैं। अंदर से बॉडी रेगुलेट करती है अपने आप को। इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस, जहाँ पे कंट्रोल एनर्जी रिलीज हो जाती है। मतलब कंट्रोल एनर्जी रिलीज एक पार्ट ऑफ होम्योस्टेसिस है, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। एक ठीक, एफिशिएंट एटीपी फॉर्मेशन इस चीज़ से हो जाती है। इसलिए हम इसको कंट्रोल स्टेप्स में कर देते हैं, वरना सेल जल सकती है उस एनर्जी से एक साथ। अब एटीपी क्या होती है? एटीपी इज नथिंग बट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक मॉलिक्यूल होता है, 3 फॉस्फेट का एडेनोसिन मॉलिक्यूल। एटीपी जो होता है ना, ये एनर्जी करेंसी होती है। करेंसी से क्या होता है? कुछ हम खरीद सकते हैं ना, तो एनर्जी की करेंसी क्या होती है? वो एटीपी होती है। मुझे पहचानिए, एनर्जी किसको बोलते हैं? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो असल में एटीपी के अंदर एनर्जी होती है। इट स्टोर्स एनर्जी इन फॉस्फेट बॉन्ड्स। जो फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं ना, PO4 3 नेगेटिव, इसके जो बॉन्ड होते हैं उसके अंदर ही एनर्जी स्टोर होती है, बॉन्ड के अंदर असल में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वो कुछ नहीं होता है, बस एडेनिन यहाँ पे होता है और यहाँ पे एडेनोसिन, तो एडेनिन यहाँ पे होता है। एडेनिन क्या होता है? हम मत भूल गए, एडेनिन इज नाइट्रोजनस बेस। ये नहीं बोलना चाहिए सब ना ये। देखिए हमने कहा था ना, पहली नाइट्रोजनस बेसिस में क्या क्या आ जाते हैं? प्योरीन्स और पायरेमिडीन्स। प्योरीन में क्या आता है? एडेनिन और गोनिन। पायरेमिडीन में क्या आता है? साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। फिर हमने कहा था इससे बनता है डीएनए, लेकिन डीएनए में क्या होता है? वहां पे होता है ATGC। डी आरएनए में क्या होता है? AUGC। ये टी और यू का फर्क होता है बस। अब ऐसे जो एडेनिन है, इन शॉर्ट मैं आपको ये रिविजन करवाया था, रिविजन। एडेनिन जो होता है वो एक नाइट्रोजनस बेस होती है। और राइबोस शुगर, जो 5 कार्बन का होता है, राइबोस, जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वहां पे ऑक्सीजन निकल जाता है OH बॉन्ड से। और राइबो न्यूक्लिक एसिड, वहां पे ऑक्सीजन होता है, वहां पे राइबोस राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोस शुगर यहाँ पे होता है। और यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। मैं वो दिखाता हूँ अभी इसका स्ट्रक्चर एटीपी का, देखिए आप। एटीपी का स्ट्रक्चर हमें कहाँ दिखेगा? एक मिनट, मैं इसको करता हूँ पहले सर्च। एटीपी। अच्छा, हम तो यहाँ पे थे ना अभी, एनसीईआरटी पे, हाँ यहाँ पे करेंगे हम सर्च। एटीपी, क्या लिख रहा हूँ मैं? एटीपी स्ट्रक्चर। ये देखिए आप, आपको यहाँ पे समझ आएगा अच्छे से। मैं एक काम, मैं इसको कॉपी करता हूँ सीधे, एक मिनट। कॉपी इमेज, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अगर हो जाएगी पेस्ट, शायद हो जाएगी इस ऐप में। ये वन नोट फिर भी अच्छी है, एक मिनट। क्यों नहीं हो रहा है? हाँ हो गया जो पेस्ट। देखिए ये आप देख पा रहे हैं एटीपी का स्ट्रक्चर, ठीक है? दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट, आपको दिख रहा है कि नहीं? शेयर स्क्रीन। हाँ आपको दिख रहा है। दिस इज एटीपी का स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या क्या होता है ऊपर लिखा है मैंने। एडेनिन यहाँ पे होता है, देख के एडेनिन कहाँ पे? ये देखे एडेनिन, है नहीं एडेनिन? उसके बाद राइबोस शुगर यहाँ पे होता है। राइबोस शुगर भी आप देख सकते हैं, ये रहा बीच में। ये बड़ा एटीपी का स्ट्रक्चर होता है, ये राइबोस शुगर है ना। 5 कार्बन का, एक कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन का राइबोस शुगर। और उसके बाद आपके 3 फॉस्फेट ग्रुप, PO4 3 नेगेटिव। देखिए PO4 3 नेगेटिव, 1 2 3, है ना ये 3।
तो ये आप देख पा रहे थे, ये तीन फॉस्फेट ग्रुप्स है जहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं। इन फॉस्फेट बॉन्ड में क्या होती है? एनर्जी स्टोर होती है। इसको बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड जो बन जाता है बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप एंड राइबोज। इसको बोलते हैं फॉस्फेट डाइएस्टर। अगर आपको केमिस्ट्री में से पढ़ेंगे आप ये सब। और इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइड टाई, या ग्लाइकोसाइड लिंकेज जिसको बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड लिंकेज। तो यहाँ से होती है ग्लाइकोसाइड लिंकेज। ग्लाइकोसाइड लिंकेज मतलब होती है जब यही राइबोज शुगर एडेनिन के साथ जिस लिंक से जुड़ जाता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइड लिंकेज या टाई। और जो राइबोज शुगर जो बीच में होता है, जब वो मिल जाता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो वो स्ट्रक्चर को ऐसा बन जाता है। यहाँ पे होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे होता है फॉस्फेट बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड कब बन जाता है? जब शायद वाटर करते हैं रिएक्ट विद अल्कोहल, ऐसा कुछ ना वो एस्टरिफिकेशन है ना। क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने शायद, मुझे भी भूल गया केमिस्ट्री में, मैं तो पढ़ता ही हूँ केमिस्ट्री 5 साल से। कैसे याद रहेगा, 5-6 साल से लगभग। अच्छा, व्हेन टर्मिनल फॉस्फेट ब्रेक्स, जब टर्मिनल फॉस्फेट ब्रेक कर देता है। टर्मिनल क्या होता है? जो टर्मिनस पे होता है ये वाला फॉस्फेट, जब ये टूट जाता है, तो इसमें ही क्या होता है? इस फॉस्फेट बॉन्ड में होती है ना एनर्जी। तो निकल जाता है वहां से एनर्जी। कैसे? ऐसे कि जो एटीपी होता है, ये राइट एरो लिखा है यहाँ पे, राइट एरो से क्या एडीपी बन जाता है। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देखे, जो एटीपी होता है ना, जो आप सामने वो एटीपी दिख रहा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हो गया एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ये हो गया। ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं? एडेनोसिन। हम इसलिए बोलते हैं एडेनोसिन, अगर आपको याद होगा, मैंने बायो वन कोर्स में कहा था आपको, तब बोलते हैं एडेनोसिन, या हम बोलते हैं साइटोसिन। उस टाइम पे जब राइबोस और ये, जब शुगर और ये मिल जाता है नाइट्रोजनस बेस, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर का मतलब क्या होता है? होता है न्यूक्लियोसाइड। आपको शायद भूल गया है ना। फिर जब होते हैं प्लस फॉस्फेट, बनता है न्यूक्लियोटाइड। उससे क्या बनता है? डीएनए। कितना खुश है, बहुत खुश है ना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी खुद खुश होती है। नाइट्रोजनस बेस जब शुगर के साथ मिल जाती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब क्या? शुगर का साइड, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब साथ में फॉस्फेट मिल जाता है, अब वो बनता है टाइड, न्यूक्लियोटाइड। और उससे क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर ऑफ डीएनए। उससे बाद में बनता है डीएनए। तो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। तो कहने की बात मेरी ये है, हम इसलिए बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि एडेनोसिन में फिर अडेनिन क्यों होता है? बिकॉज एडेनिन इज नथिंग बट नाइट्रोजनस बेस। बट व्हेन a nitrogenous bases nitrogenous base combines with ribose sugar, that is no longer called as nitrogenous base, that is called as what? nuc क्या बकवास मैंने, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस 3 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, उससे एनर्जी जो रिलीज हो जाती है, वो ऐसे होती है कि एटीपी, जब राइट एरो हम यहाँ लगाएंगे, उससे बनेगा एडीपी। एडीपी क्या हो गया? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट जो है टर्मिनल फॉस्फेट, ये टूट जाता है यहाँ पे बॉन्ड, निकले यहाँ से एनर्जी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अब यहाँ बॉन्ड टूट गया ना, अब ये बन गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और जो यहाँ से निकल गया एनर्जी, वो यहाँ पे आ गई एनर्जी। समझ आ गया कि नहीं? अगर समझ नहीं आ गया आप बोल सकते हैं समझ नहीं आ गया, मैं फिर से बताता हूँ इंशाल्लाह। ये था आपके सामने। कि दो बार, इसमें दो बार गलती से क्या हुआ, एक को काटते हैं, कट। मतलब फुल कट हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हो गया। मैं वो करता हूँ इसकी, ये ना, ये पीडीएफ सेंड इसकी लिंक। अब क्या बोलते हैं? मुझे लगता है मैं करूँगा एंड पे सेंड, जब जिस दिन हम सब खत्म करेंगे। बताए क्यों? क्योंकि ये बन रहे ना हर दिन, मतलब ये बन रहे। मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, यहाँ से कभी बीच में आ जाएगा ये चीज़। आप क्या बोलते हैं, बनाओ आज ही सारा, या हर दिन? चलो आज ही बनाता हूँ मैं सारा। टाइम निकालता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, डाउट कहाँ पे आपका? बता सकते डाउट। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बनाऊंगा नोट्स, कैसे आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे। हाँ, आप बताइए डाउट कहाँ पे है? आप डाउट सवाल पूछते ही बहुत टाइम से, मैं इंतजार कर रहा होता हूँ, सवाल कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि तब जाके समझ आता है कि अच्छा एटीपी का। देखिए एटीपी क्या होता है? एटीपी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। एटीपी में एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो फॉस्फेट बॉन्ड में होती है स्टोर। ठीक है।
क्योंकि हम नाम से देखते हैं एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वहाँ पे 3 फॉस्फेट होते हैं। ये देखिए आप, 3 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट, एक फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। और जो फॉस्फेट के दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं फॉस्फेट बॉन्ड। और वही फॉस्फेट बॉन्ड जब टूट जाता है उधर से निकल जाती है एनर्जी, और फिर वो खाली एक टर्मिनल फॉस्फेट बाहर निकल जाता है, इसलिए हम बोलते हैं वो बनता है एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एक बाहर निकल जाता है। तो वही है कि एटीपी से बनता है क्या, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, प्लस निकलती क्या है, स्टोर्ड एनर्जी जो बॉन्ड्स के अंदर छुपी हुई होती है। तो एडेनिन प्लस राइबोस शुगर यहाँ पे होता है। तो इसको होते हैं एडेनोसिन, क्योंकि एडेनिन प्लस राइबोस शुगर इज इक्वल्स टू एडेनोसिन। बाकी मैंने कहा था बायोमोलिक्यूल्स का, वो पिछला रिपीटेशन किया था मैंने। ऐसा नहीं पढ़ना है 12th में वापस से ये सब कुछ। अच्छा, एटीपी को हम क्यों बोलते हैं एनर्जी करेंसी? क्योंकि जो एटीपी होता है वही एनर्जी देता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हो जाता है बिटवीन सेल्स, जो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ज़रूरी, खाने का ट्रांसपोर्ट, हर एक चीज़ का ट्रांसपोर्ट। मसल मूवमेंट भी किससे हो जाती है, इसी चीज़ से। वो हम पढ़ेंगे अच्छे से, वो उसमें जो प्रोटीन्स लग जाते हैं। बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस क्या होता है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ कुछ बनाता है उसको बोलते हैं बायोसिंथेसिस। जैसे हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक प्रोसेस होता है कैल्विन साइकिल कि वहां पे बनता है क्या एंड पे, कैल्विन साइकिल में क्या बनता है, पता है ना, ग्लूकोज एंड पे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोसिंथेसिस। अच्छा, सेल डिवीजन, एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी से। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो एनर्जी लग जाती है वो कहाँ से मिलती है, एटीपी, ग्रोथ, एटीपी। तो जस्ट लाइक मनी इज एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, एटीपी इज एक्सचेंज्ड फॉर सेलुलर वर्क। अगर सेलुलर वर्क करना है, पैसा होना चाहिए, वो पैसा क्या होता है, एटीपी। अगर पैसे नहीं होंगे हम नहीं कर पाएंगे एक्सचेंज गुड्स को। लो पैसा दो गुड्स। अगर एटीपी होगा तब जाके सेलुलर वर्क हो सकता है, इसलिए हम बोलते हैं एटीपी एनर्जी करेंसी होती है सेल की। अब कुछ चीजें हम रखेंगे याद इंपॉर्टेंट नीड के लिए। रेस्पिरेशन के दो मेन पर्पसेस होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। नंबर वन, यहाँ पे एटीपी बन जाता है जो निकलता है स्टोर्ड बॉन्ड की एनर्जी से। नंबर दो बात जो हेल्प करता है फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, वहां में जाता है कार्बन स्केलेटन प्रोडक्शन हो जाती है रेस्पिरेशन के अंदर। कार्बन स्केलेटन प्रोडक्शन, कार्बन स्केलेटन प्रोडक्शन का मतलब होता है इंटरमीडिएट कार्बन कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स जो होते हैं जो रेस्पिरेशन के दौरान बन जाते हैं, इंटरमीडिएट जो बीच में बन जाते हैं, उनको बोलते हैं कार्बन स्केलेटन प्रोडक्शन। वहां पे क्या क्या होता है, अमीनो एसिड्स वहां पे होते हैं, फैट्स यहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे होते हैं, जिनको बायोमोलिक्यूल्स हम बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बन होता है ना, अक्सर औकात होता ही है कार्बन वहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, इनको बोलते हैं कार्बन स्केलेटन प्रोडक्शन। कि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जो दरमियान में ही प्रोसेस में ही बन जाते हैं बीच में, दौरान रेस्पिरेशन, ठीक है। उससे क्या, उससे आर यूज फॉर द सिंथेसिस, उस उन कार्बन स्केलेटन, देखिए इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बन जाते हैं रेस्पिरेशन दौरान, उनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम बना सके किसको, अमीनो एसिड को, या फैट्स को बना सके, या न्यूक्लियोटाइड को बना सके, या अदर बायोमोलिक्यूल्स को बना सके। इससे आप ऊपर देखिए क्या लिखा था यहाँ पे, हमने कहा था जो एटीपी होता है वो हेल्प करता है इन बायोसिंथेसिस। वो कैसे हेल्प करता है बायोसिंथेसिस, वो तब करता है जब वो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाता है, और जो वो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बन जाते हैं दौरान रेस्पिरेशन, उनसे ही हमें बन जाते हैं ये सब चीज़ें जो नीचे दी गई है, अमीनो एसिड्स, फैट्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। इनकी सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर दिए जाते हैं वो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स जो बन जाते हैं दौरान रेस्पिरेशन, जिनको हम बोलते हैं कार्बन स्केलेटन। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बन जाते हैं रेस्पिरेशन में, जिनको हम बोलते हैं क्या, कार्बन स्केलेटन, उससे हमें हेल्प मिल जाती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स और अदर बायोमोलिक्यूल्स और फैट्स। ठीक है, ये हमने समझा। उसके बाद ऑक्सीडेशन जो रेस्पिरेशन में हो जाती है, ऑक्सीडेशन जैसे हमें पता है वो क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाना है ना, वो भी तर्जुमा एक होता है। या इसका एक माना एक और हो सकता है, वो होता है क्या, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, निकल जाते इलेक्ट्रॉन बाहर। या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन घुस जाता है। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीनों मतलब हो सकते हैं ऑक्सीडेशन के। अब रिडक्शन का मतलब क्या होगा, इसके उल्टा, कर इसको ऑपोजिट। रिडक्शन का मतलब हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
रिडक्शन मतलब क्या हो गया शाबाश? एडिशन ऑक्सीजन, रिमूवल ऑक्सीजन, रिमूवल ऑक्सीजन, या क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की रिमूवल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन को लेना, ऑक्सीजन को निकालना, या इलेक्ट्रॉन को ले लेना। इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, ऑक्सीजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ऐसे इंसान कंफ्यूज। देखिए इन शॉर्ट याद देखिए, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को आप एक ही नजर करिए। तो ये करिए पूरी नजर हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है? पर हाँ कशर बेटी की मैं उसको स्टार्ट उर्दू पढ़े तो इतना उर्दू ऑडियंस अरे कशर ऑडियंस ही बात। ठीक है, उर्दू में ही पढ़ेंगे। मेरा कश्मीरी भी वैसे ठीक हो गया। अब पहले मुझे कश्मीरी नहीं आता अच्छा करना, फिर मैंने कश्मीरी अच्छे से सीखा। देखिए मैं क्या बोल रहा था, हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन को हम करेंगे एक ही नजर, ठीक है? अगर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लॉस हो जाएगा, अब रखिए याद है ना, ओ से अब रखिए याद, लॉस हो जाएगा, तो मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। मैंने अपने टाइम पे ऐसे याद रखा था, ओ से। और बाकी तो पता है ना, एडिशन ऑक्सीजन तो नाम से तो समझ आता है, एडिशन ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो जाएगा, गेन, उसको बोलेंगे क्या? रिडक्शन। अगर वो गेन हो जाएगा, अब पता है ना कि ऑक्सीजन का ऐड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और निकलने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो वो तो बोल सकते खुद ही। इतना सारा याद करना है, अब इंसान बोलेगा इतना कैसे याद रहेगा, ये कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या इसकी होती है? एग्जाम्पल, ग्लूकोज होता है ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वही हम बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जहां पे ऑक्सीडेशन हो जाती है, और वो क्या होती है ऑक्सीडेशन? वो होती है जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ग्लूकोज इज नथिंग बट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और वहां पे एटीपी फॉर्मेशन भी साथ में हो जाती है। नीचे हमारी इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एयर जो होती है, एरोबिक मीन्स दैट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे होता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, प्लस 6O2, 6 कार्बन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। राइट एरो करेंगे अब यहाँ पे, बनता क्या है? बनता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है रिलीज। दिस इज द, जो आपको याद करना है, तो आपको बचपन से पढ़ रहे हैं वैसे। अब एक और, अच्छा क्लास हो गया शायद ना। अब एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कंट्रोल्ड कंबशन का। आप मुझे बोलना ग्रुप में, मैं क्या करूंगा, या तो करूंगा नोट्स करूंगा सेंड एंड के दिन, या आज ही करूंगा सेंड एक साथ पूरे नोट्स, क्या बोलते हैं आप? लेकिन उनमें फिर हाईलाइट वाईलाइट नहीं करके होगा, वैसे हाईलाइट हो जाएगा पूरा जब करूंगा सेंड एंड के दिन पे।